Hello students, today we are going to discuss some other questions. Now our first question is the next step in the selection process after selection decision is, यानी सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन डिसीजन के बाद कौन सा स्टेप लिया जाता है। आपको पता है देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट हैज़ टू बी टेकन टू परफॉर्म द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी अगर किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। उन स्टेप्स में से 4 स्टेप्स आपको ऑप्शन में गिवन है, बट आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्शन डिसीजन इज आल्सो अ स्टेप दैट इज टेकन इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन व्हाट स्टेप्स हैज़ टू बी टेकन, यानी कौन सा स्टेप होगा जो सिलेक्शन डिसीजन के बाद लिया जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। जब एचआर मैनेजर या कंपनी किसी पर्सन को का सिलेक्शंस करने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है। ये पहला स्टेप्स होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। जब आप सिलेक्शन टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो देन आपका इंटरव्यूज़ कराया जाता है। इंटरव्यूज़ क्वालिफाई होने के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है। मीन्स आपने अगर एप्लीकेशन में कोई रेफरेंस दिया था तो उस रेफरेंस पे कंपनी कॉल करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसको बोलते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। फिर उसके बाद जब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक आपका क्लियर होता है तब सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर पूछा गया है सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन में क्या करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन होना है, अपॉइंट होना है, वहाँ के मैनेजर से कंसल्ट किया जाता है। तो ये होता है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आज कोई भी कंपनी हो बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के सिलेक्शन नहीं करती है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के फ़ायदे ये हैं कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि एप्लीकेंट्स को किसी तरह की कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसकी डिजीज़ का अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। एंड आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन आपको जॉब ऑफ़र की जाती है कि, और जॉब ऑफ़र के बाद आपसे बता दिया जाता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको आके इसको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद आप फिर जब जॉब ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है आपसे नहीं एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया जाता है। तो ये हैं दीज आर द स्टेप्स दैट हैज़ टेकन टू फॉर्म द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपसे पूछा गया था कि सिलेक्शन डिसीजन के बाद कौन सा स्टेप्स होता है। तो अभी हमने जैसा डिस्कस किया, तो सिलेक्शन डिसीजन के बाद जब आपका सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है कि आपको पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट करना है तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, ताकि ये देख लिया जाए कि आप जो है हेल्दी हैं, फिट फॉर हैं इस जो है पोस्ट के लिए कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट्स टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी इज कॉल्ड। ओके, ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से है। आपको पता है ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जब सीनियर अपने टास्क को अपने जूनियर को ट्रांसफ़र कर देता है, उसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो उस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं, वो 3 टर्म्स दिए हुए हैं। पहला है अथॉरिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड अकाउंटेबिलिटी, एंड फोर्थ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड करना किसी काम के लिए, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जब आपके जो भी सुपीरियर ने आपको कोई टास्क दिया है तो ये क्या है, इट इज़ योर ड्यूटी टू परफॉर्म दैट असाइन टास्क, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरबिलिटी, यानी आपने काम हुआ या नहीं हुआ, आपसे जो आंसर
क्वेश्चंस किया जाएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, तो जो आप इसके लिए आपको कोई आंसर देना पड़ेगा, ये होती है अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर द थ्री terms that are used in delegation of authority। and delegation of authority में ये तीन elements होते हैं, authority, responsibility and accountability। और एक term जो है दिया है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दो के बीच में होता है, यानी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना टास्क ट्रांसफ़र करता है तो उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जब मैनेजमेंट्स के सारे लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, या किसी हर डिपार्टमेंट में एज पर देयर कैपेबिलिटीज़ टास्क असाइन कर दिए जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात तो नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी इज कॉल्ड। अभी मैंने कहा कि ये वो सबॉर्डिनेट का वो ऑब्लिगेशन जो उसको ड्यूटी असाइन की गई थी उसको परफॉर्म करने का जो ऑब्लिगेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नाउ वी कम्स टू द next questions, that is Rishabh joined an entertainment company Avatar as a creative head. As a manager looking after the creative unit of the company, one of the function he has to perform is process of organizing. Which step of the process will he need to perform after identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plans? Okay, तो ये आपका क्वेश्चन है कि ऋषभ जो है वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसका नाम अवतार है, उसमें एज ए क्रिएटिव हेड उसने ज्वाइन किया। अब वो मैनेजर के तौर पे वो क्या करता है, क्रिएटिव यूनिट्स कंपनी की जो है उसको लुक आफ्टर कर रहा है। और उसमें कह रहे हैं कि एक फंक्शन जो है, वन ऑफ द फंक्शन ही हैज़ टू परफॉर्म इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें से एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो जो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। यानी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो गया कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। कह रहे हैं विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल ही नीड टू परफॉर्म, कह रहे आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। यानी आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क के बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म करना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं जैसा कि हमारे ऑप्शंस में भी गिवन है। पहला स्टेप्स है आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फोर है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के ये स्टेप्स इसी सीक्वेंस में परफॉर्म भी किए जाते हैं जिस सीक्वेंस में आपको ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप होता है और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क यानी पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी आप सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो, जो भी टास्क करना है उसको आइडेंटिफाई करते हो और उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी टास्क को स्मॉल पीस में डिवाइड कर देते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है कि उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग और डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। उसके बाद इन जो स्मॉल पीसेस होते हैं उनमें सेम टाइप के जो पीस वर्क होते हैं उनको ग्रुपिंग कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, यानी वर्क को डिवाइड करने के बाद उसको सेम टाइप के वर्क को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब हम टास्क को ग्रुप कर देते हैं, सेम नेचर के टास्क को एक साथ कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम इसको परफॉर्म करने के लिए किसी को ड्यूटीज़ असाइन करें। तो फिर हम जो है पर्सन्स को हम इसकी ड्यूटी असाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर टास्क कौन परफॉर्म करेगा और ये पर्टिकुलर टास्क कौन परफॉर्म करेगा। और जब हम ड्यूटी असाइन कर लेते हैं तो इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि कौन आपका सुपीरियर है और कौन आपका सबॉर्डिनेट है। सुपीरियर्स को ये पता होना चाहिए कि हमें किससे काम कराने हैं और सबॉर्डिनेट्स को पता होना चाहिए हमें किससे ऑर्डर लेने हैं। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं